नमस्कार। रणभूमि 2024 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और राजस्थान में 1 बजे तक 40.39% मतदान हो चुका है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 47.48% मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है और टोंक सवाई माधोपुर में 34.64% मतदान हुआ है। जैसलमेर में अब तक 52.15% मतदान किए गए हैं और अजमेर में 35.77% वोटिंग हो चुकी है। वहीं दूदू में अब तक 33.97% मतदान हुआ है। इसके अलावा किशनगढ़ में 36.17% वोटिंग की गई है। पुष्कर में अब तक 38.09% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अजमेर उत्तर में 38.37% मतदान किए गए हैं। साथ ही अजमेर दक्षिण में 36.9% मतदान हुआ है। नसीराबाद में 35.11% वोटिंग हुई है। मसूदा में 34.81% मतदान किया गया है। केकड़ी में 33.4% वोटिंग हुई है। राजस्थान में लगातार दूसरे चरण की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। बता दें कि 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। इसमें राजस्थान में 2 पहले और दूसरे चरण, दोनों चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण क्योंकि सभी 25 सीटों पर आज चुनाव खत्म राजस्थान में हो जाएंगे। तो लगातार वोटिंग जारी है और 40.39% मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है जहां पर 47.48% वोटिंग दर्ज की गई है। अपडेट आपको दे रहे हैं जहां लगातार राजस्थान में वोटिंग जारी है। बड़े दिग्गज नेता भी वोट कर रहे हैं, वोट की अपील की जा रही है और सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। लगातार सभाओं का दौर इसके अलावा इन क्षेत्रों में इससे पहले देखने को मिला जहां पीएम मोदी ने कई सभाएं राजस्थान में की और उसके साथ ही अब आज काफी महत्वपूर्ण दिन जहां दूसरे फेज में और आखिरी फेज में वोटिंग हुई है। कौन कौन आमने सामने है, कौन कौन से दिग्गजों का आमना सामना होगा, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जहां अंजना उदयलाल चंद्र प्रकाश जोशी का मुकाबला है, इसके साथ ही डॉक्टर दामोदर गुर्जर और महिमा कुमारी मेवाड़ का राजसमंद से मुकाबला देखने को मिलेगा। भीलवाड़ा में सीपी जोशी, दामोदर अग्रवाल का मुकाबला है। इसके अलावा कोटा में प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा झालावाड़ की बात करें, वो उर्मिला जैन भाया का मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा और तमाम तरीके से जो प्रत्याशी मैदान में है, कड़ा मुकाबला और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। रामचंद्र चौधरी, भागीरथ चौधरी आमने सामने हैं। संगीता बेनीवाल, पीपी चौधरी भी पाली से आमने सामने हैं। साथ ही करण सिंह उचियारड़ा और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जोधपुर से आमने सामने हैं। बाड़मेर में उम्मेद राम बेनीवाल, कैलाश चौधरी आमने सामने हैं। जालोर में वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे हैं, कैलाश चौधरी से मुकाबला उनका है। और उदयपुर में ताराचंद मीणा का मुकाबला मुन्ना लाल रावत से देखने को मिलेगा। तो दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से पंकज मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से राजकुमार मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले पंकज मीणा जी, आप ही के पास आऊंगा। और दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण क्योंकि अंतिम चरण भी राजस्थान में है और सभी सीटों पर यहां पर आज 13 सीटों पर चुनाव होगा, तो 25 की 25 सीटों पर दोनों चरणों को मिलाकर मतदान संपन्न हो जाएगा। क्या कुछ इस मतदान के अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 40% मतदान 1 बजे तक के आंकड़े में देखा गया है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी आप पंकज जी? और साथ ही कितना दावा आपका इन 13 सीटों में, कौन कौन सी सीटें जीत रहे हैं? या 13 की आप तो 25 की 25 का दावा कर रहे हैं, लेकिन कितने आश्वस्त इन 13 सीटों में नजर आएंगे पंकज जी? देखिए, एक चीज तो ऐसा है कि पहले चरण के मतदान के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। उसके बाद न केवल चुनाव आयोग ने, साथ ही सभी मीडिया ग्रुप्स ने, साथ में पॉलिटिकल पार्टीज ने एक सतत प्रयास किया कि दूसरे चरण में मतदान अच्छा हो। और ये बड़े खुशी की बात है कि सबके प्रयासों से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। 1 बजे तक 40% हो गया है और मैं ये समझता हूँ कि शाम को मतदान समाप्त होने तक ये प्रतिशत 65% के आसपास आ जाएगा, क्योंकि पिछले चरण के मुकाबले तुलनात्मक रूप से ये ठीक है। और महत्वपूर्ण और इस बार चुनाव में ये एक ऐसा चुनाव है के अंदर न केवल राजनीतिक दल बल्कि आम जनता ने भी ऐसा मान लिया कि भाई मोदी जी का जो दिया हुआ नारा 400 पार का है और राजस्थान में 25 की सीट का है, ये जनता ने आत्मसात कर लिया, पॉलिटिकल पार्टी ने स्वीकार कर लिया। उसी का कारण था कि कांग्रेस के
तमाम नेता और कार्यकर्ता, उनके अंदर कहीं ना कहीं निराशा का भाव था और उनके अंदर एक भय का भाव था कि भाई चुनाव तो हम जीतने वाले हैं नहीं, चुनाव तो मोदी जी जीत रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस की निराशा और भय के कारण से कांग्रेस का कार्यकर्ता मतदान करने आया ही नहीं और उसी का परिणाम था कि प्रथम चरण में मतदान बहुत कम हुआ। हालांकि ये बात तय है कि राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतराल से जीतेगी, इसमें किसी तरह का किसी परंतु नहीं है। और जिस प्रकार से आज चुनाव वाले दिन के फुटेज हमने देखे कि आज जोधपुर में तो कांग्रेस के कार्यालय के ताला ही लग रहे थे, वहाँ का बिल्कुल ताला खुला ही नहीं सुबह 9 बजे तक तो। और अगर इसके अलावा देखे हम अजमेर के हमने फुटेज देखे कि जहाँ पे कांग्रेस बूथ पे जो कांग्रेस की टेबल लगी थी वहाँ एक ही आदमी खड़ा नहीं था, ना तो उनका बूथ की टोली थी ना कोई वोटर था। तो ऐसी स्थितियां तमाम जगह देखने को आई। उससे बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में है ही नहीं। ठीक है, देखिए कांग्रेस मुकाबले में नहीं है ऐसा आप कह रहे हैं। मैं राजकुमार जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पंकज जी एक सवाल आपने जिक्र किया कि राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनी है, उनके संदेश को समझा है और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र होगा तो राजस्थान में जिस तरीके से उनकी सभा हाल ही में हुई और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उन्होंने सवाल उठाए थे, तमाम शब्दों का उपयोग किया गया था जिसे कांग्रेस ने नफरती भाषण करार दिया था और चुनाव आयोग ने भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से जवाब मांगा है। तो क्या कुछ इस पीएम मोदी के भाषण के बाद आप कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है इसलिए धर्म पर आ गए? देखिए कांग्रेस तो जैसा मैंने कहा कि इस बार चुनाव मुकाबले में है ही नहीं, तो बौखलाहट में उलझुल भाषणबाजी करना, उलझुल आरोप लगाना, इसी में अपनी राजनीति के महत्वाकांक्षा पूरी कर रही है। जबकि वास्तविकता में जिस प्रकार से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसमें इन्होंने तमाम सारी योजनाओं का जिक्र किया और सभी जगह इन्होंने लाभ देने का काम अल्पसंख्यकों को देने के लिए कहा। लंबे समय तक देश की राजनीति में ऐसा रहा था कि अनुसूचित जाति और आदिवासी और अल्पसंख्यक इनको बरगला के कांग्रेस ने अपना वोट बैंक मजबूत कर रखा है, जिसके चलते इन्होंने 60 साल शासन किया। परंतु धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार के बाद में ये सभी जातियां, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, इनमें जब शिक्षा आई तो वहाँ उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस अधिकतर राज्यों के अंदर तीसरे या चौथे नंबर का राजनीतिक दल बन के रह गया है। तो अब जब सब लोग समझ गए हैं, ऐसे में कांग्रेस के घोषणा पत्र के द्वारा अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए जो उन्होंने कहा और साथ में एक चीज महत्वपूर्ण कही कि देश में बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। अर्थात क्या हुआ कि आप बहुसंख्यक यानी हिंदू के सारे सुखों को छीन कर आप केवल अल्पसंख्यक सुखी देखना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कहीं कहीं इसमें तुष्टिकरण की बू आती है और ये घोर सांप्रदायिकता का मामला है। इसी चीज को लेके प्रधानमंत्री जी ने भी ऑब्जेक्शन किया मंच के माध्यम से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में देश की जनता इस चीज को समझती है और इसके घोषणा पत्र का जो कांग्रेस का है इसके खिलाफ एक भयंकर रिएक्शन रहने वाला है। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजकुमार जी आपने तमाम बातें सुनी, बड़े सब्र से आपने तो पूरी बातें पंकज जी की सुनी और जिस तरीके से आप मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि देखिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो मुकाबले में नहीं है और कई आरोप लगाए हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति की बू आपके मैनिफेस्टो से आ रही है और अभी तक जो बयानबाजी का दौर चला है, क्या कुछ आप कहेंगे और जो अभी तक का मतदान प्रतिशत है आपकी प्रतिक्रिया उसमें जाऊंगा, शुरुआत करें आप। जी मैं बताना चाहूंगा, पहली बात तो कांग्रेस का कार्यकर्ता न तो बिल्कुल घबराया हुआ है, न परेशान है और न ही उनका हौसला कम है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से अपने चुनाव फील्ड में काम कर रहा है, जिसको जो जिम्मेदारी दे रखी है वो काम कर रहा है। और रही घबराने की बात, तो इनकी घबराहट पहले बात तो प्रवक्ता जी की बातों से लग रहा है, दूसरी बात पहले चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से अपने एक भी विकास कार्य ना गिनवा कर, खैर उन्होंने विकास तो किया नहीं तो गिनवाएंगे क्या, हिंदू मुसलमान पे अगर उनको आना पड़ा तो 10 साल पहले जहाँ से शुरुआत की थी अगर उनको आना पड़ा तो उनकी घबराहट, उनकी भोगलाहट स्पष्ट तौर पे नजर आती है। दूसरी बात, जहाँ घोषणा पत्र की बात करते हैं तो घोषणा पत्र जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से
बॉम्बे तक, तो हर इस देश के हर नागरिक से मिले, उनसे बात की, उनको जो जरूरत थी वो इस घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र में तुष्टीकरण का कहीं भी एक भी शब्द नहीं है। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता और उन्होंने, ठीक है, आप अपनी बात रखी, मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। जो पीएम मोदी ने बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का, उनके बयान का एक हवाला दिया गया था। राजकुमार जी, ठीक है, मैं आप पर एक काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे है, बाकी आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जो पूरा उन्होंने बातें कही थी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पूरे भाषण का हवाला दिया था कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो ये बातें लेकर ही पीएम मोदी और बीजेपी आक्रामक है, तो उसमें तो उनकी बातों को लेकर वीडियो भी सामने आया है जो पीएम पूर्व प्रधानमंत्री कहते नजर आए। ऋषभ जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का पूरा स्टेटमेंट इनको पढ़ना चाहिए। वो अलग बात है, ये पढ़ते नहीं है। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा, उन्होंने बोला था इस देश के संसाधनों पर एसटी, आदिवासी, दलित, मुसलमानों सबका हक है। आप मुझे वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए सिर्फ में, जिसमें मनमोहन सिंह जी ये कहते, जो जनता भी जानना चाहती, ये लोग झूठ का जुमला पुतला बना के, और जो मुख्य मुद्दे हैं पहले इस देश के अंदर जो मुख्य मुद्दे चल रहे हैं उससे जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए। ऐसे झूठ का, और जैसे इनकी आदत है जुमलाबाजी करने की और झूठ बोलने की। आप वो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट मीडिया में खूब चला और जनता ने देखा भी है। और इसी वजह से हम तय मानिए इस बार वोटर्स घबराए हुए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता है। और इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनने वाली है और राजस्थान में भी अच्छी डिजिट में कांग्रेस अपनी सीटें लाने वाली है। ठीक है पंकज जी, क्विक रिएक्शन आपका। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तब आप धर्म पर आते हैं, और जिस तरीके की बयानबाजी देखने को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को पहले फेज के चरण में ही समझ आ गया है कि जो नतीजे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, तो उसके चलते इस तरह की बयानबाजी और नए नए तेवर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे लगातार आरोप कांग्रेस उठाती आई है। मैं सबसे पहले तो मेरे कांग्रेसी मित्र को सलाह देना चाहूंगा, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र अवश्य पढ़े, साथ में भारतीय जनता पार्टी। हमने पढ़ रखा है, आप पढ़िए। अरे सुन तो लीजिए राजकुमार जी, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप दोनों का घोषणा पत्र पढ़िए और उसमें देखिए कि हमारे घोषणा पत्र में कई अल्पसंख्यक का अलग से जिक्र है गया, कई सिख पंजाबी का अलग से जिक्र है गया, कई हिंदू का अलग से जिक्र है गया। हमने तमाम हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता है उनके विकास की बात कही है। हमने कहीं भी जाति समाज में बांटने की बात नहीं करी, और ना ही हमने कहीं पे उनको धार्मिक आधार पे कोई लाभ देने की हमने बात करी है। आपने लिखा है आपके घोषणा पत्र के अंदर 50 जगह ही मिलेगा कि अल्पसंख्यक के लिए हम ऐसा करेंगे, अल्पसंख्यक के लिए हम ऐसा करेंगे, और साथ में कौन आते पंकज जी, ये जनता को बता सकते हैं अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं? कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो लिखा वो मैं चिल्लाने से वास्तविकता ये अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, अल्पसंख्यक में बौद्ध भी आते हैं, अल्पसंख्यक मुसलमान भी आते हैं। आप केवल तुष्टीकरण सांप्रदायिक राजनीति करते हो, वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते। आप वास्तविकता की, आपकी वास्तविकता जनता ने देखी है, आप उसे कितना भी भैया आपने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों का जिक्र किया है, आपने क्यों नहीं गरीब सबको किया, क्योंकि पिछड़े वर्ग उनके लिए जिक्र किया। ठीक है, एक एक करके राजकुमार जी, पंकज जी का टर्न है, उनके बाद में आप पर आऊंगा। जी राजकुमार जी, पंकज जी। तो ये सांप्रदायिकता करना, तुष्टीकरण फैलाना, ये कांग्रेस की शुरू से एक नीति रही है, और उसी के कारण से मैं ये समझता हूँ कि आज देश के तमाम राज्यों में से, विशेषकर जो अल्पसंख्यक बाहुल्य राज्य हैं, वो चाहे पंकज जी वो ये बात कह रहे हैं, ठीक है, और मैंने एक एक करके आ रहा हूँ आप पर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता और भी तमाम धर्मों के लोग उसमें आते हैं, तो क्यों बीजेपी अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान समझने लगती है? ये अपने घोषणा पत्र में ऐसा लिख रहे हैं, अल्पसंख्यक और मुस्लिम लिख रहे हैं अपने घोषणा पत्र के अंदर। मैं उसीलिए उसका मुस्लिम का जिक्र कर रहा हूँ मैं। इन्होंने अल्पसंख्यक के नाम पे कहीं भी सिख की बात नहीं करी है, कहीं भी ईसाई की बात नहीं करी इन्होंने अल्पसंख्यक का मतलब निकाल रखा है, और उसी का मैं हवाला दे रहा हूँ। तो बात है मोदी जी के भाषण की अल्पसंख्यक करने की, मोदी जी ने कहीं मुस्लिम और हिंदू करा ही नहीं, आपने अपने घोषणा के माध्यम से किया है, और यही काम आप करते आए हैं लगातार। ठीक है, देखिए राजकुमार जी, एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से तमाम चर्चाएं जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती आई है कि पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर आप चाहते हैं कि ये कानून बना रहे, और बीजेपी कहती है कि एक देश में दो कानून नहीं होना चाहिए, उसी को लेकर यूसीसी भी है। साथ ही अब जिस तरीके से आप लगातार दावे करते हैं कि बीजेपी इस तरह की बयानबाजी सिर्फ मुद्दा विहीन होने को लेकर कर रही है, लेकिन जब बात नतीजों की आती है, खासकर लोकसभा में नतीजों की आती है, तो वहां पर कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आती। क्या वजह है कि आपके जो वादे हैं, दावे हैं, वो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं? राजकुमार जी।
ऋषभ जी, 2014 में जब ये लोग हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक के लोग के जब लोगों के बीच में आए तो लोगों को उसमें रुचि बढ़ी, लोगों को लगा कि ये लोग सही बोल रहे हैं, शायद ऐसा है, और इनकी बातों में आके वोट दिया। लेकिन 2 बार इनको वोट देने के बाद इस देश की जनता को लगा कि जिस तरीके से ये विकास के झूठे दावे करते हैं कि ये बना देंगे वो बना देंगे, सिर्फ बातें हैं, और अल्पसंख्यक को लेके इनके हिसाब से कौन क्या है, वास्तविकता सबको मालूम है अल्पसंख्यक में कौन और कौन नहीं है। इनके पास कोई भी एक भी, मुझे एक बात बताइए पंकज जी, मैं आपसे, आपका जब नंबर आए जब बता देना, आपका प्रधानमंत्री भरे मन से विकास क्यों नहीं गिनवाता? आपका प्रधानमंत्री भरे मन से ये क्यों नहीं कहता कि इतने युवाओं को रोजगार दिया? आपका प्रधानमंत्री भरे मन से ये क्यों नहीं कहता कि किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी? आपका प्रधानमंत्री भरे मन से बोला था कि 2022 में पक्के मकान बना देंगे, कहाँ है पक्के मकान? आपकी 2022 में चलने वाली बुलेट ट्रेन कहाँ है? इनके पास की विकास के नाम पे और जनता को देने वाले नाम के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये ले दे के अभी पहले चरण में ये कुछ नहीं बोले, पहले चरण के परिणाम के बाद हिंदू मुसलमान का है, अभी 5 चरण और बाकी है। इस देश में ये दंगे भी करवाएंगे, जैसे इन्होंने पिछले चुनाव में पुलवामा अटैक का शहीदों का करके उसके नाम पे वोटों। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ी मर्यादित भाषा का उपयोग करें। आपने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर आप करें, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। आप क्विक रिएक्शन आपको चाहूंगा पंकज जी। ऋषभ जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की दिक्कत यही है कि एक तो पहली बात तो बिना तथ्यों की बातचीत करते हैं और शोर कर करके केवल झूठी बातें सबके सामने रखना चाहते हैं। अब मैं राजकुमार जी से आग्रह करूंगा कि अगले 2 मिनट तक चुपचाप मेरी बात सुन रहे हैं। जो आपने प्रश्न खड़े किए ना, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, आज से 10 साल पहले एक गाँव के अंदर 1 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री आवास के बनते थे, आज 140 बन रहे हैं। राजकुमार जी लिख लेना ये शब्द, आपको काम में आएंगे कागज। आप हमको कह रहे हैं कि आपको कोई बिजली पानी की बात नहीं करते। अरे साहब, आपके समय पे घरेलू कनेक्शन 2014 से पहले 45% घरों के अंदर बिजली कनेक्शन हुआ करते थे, आज 95% घरों के अंदर बिजली कनेक्शन है। अभी आप सुनते जाइए, आपको कुछ आपने ना तो कुछ पढ़ा है, केवल आप रटे डायलॉग जो है यहाँ बोलने के लिए आते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पता नहीं है। और जहां तक बात रही आप गरीबों के उत्थान की, आपने जो प्रश्न उठाया, नरेगा के अंदर आपके और हमारे कार्यकाल के अंदर 4 गुना से ज्यादा रकम का बढ़ोतरी हो गई है। आपके समय जो रकम होती है उससे आज 4 गुना रकम नरेगा के अंदर खर्च होती है। आप किन योजनाओं की बात कर रहे हैं? 2014 के पहले नरेगा में कितने मिलते थे और अब कितने मिल रहे बताइए? 4 गुना बढ़ना अभी जनता के सामने सचा जाएगा। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, सच ही तो बता रहा हूँ। बताइए ना, कितना ज्यादा 4 गुना कहने से काम नहीं चलता, वास्तविकता क्या है वो बताइए। कितनी मिलती थी 2014 में नरेगा? अपना समय खराब कर रहे हो और केवल डायलॉग बोल के जनता को जनता को बैंक खाते के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा। क्यों देश की जनता को डीबीटी के माध्यम से पैसा आने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा? मतलब मूलभूत सुविधा बिजली पानी आप 70 साल से दे नहीं पाए। पिछले 70 साल से कांग्रेस को हर घर देने का काम किया और आप जिस अस्पताल में इलाज कराते हो वो भी कांग्रेस ने बनाया है। इस देश के अंदर डिजिटल क्रांति राजीव गांधी जी वो भी कांग्रेस लाई है। इस देश के अंदर मनरेगा वो भी कांग्रेस लाई है। लेकिन राजकुमार जी, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, बात आप समझा देते जनता को, आपकी दोबारा सरकार बन जाती है, क्या वजह है कि जनता ने नकार दिया? आप भाजपा ने क्या बनाया देश के लिए वो बताइए आप। राजकुमार जी, ये बात आप समझा देते जनता को। तो अभी विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं, नकार दिया है जनता ने आपको, अब लोकसभा चुनाव की बारी आ गई है। देखिए, मैं फिर एक बार राजकुमार जी का ज्ञानवर्धन कर देता हूँ। 1993 में भैरव सिंह जी की सरकार बन गई। 5 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर मिडिल स्कूल खुले। 2003 के अंदर वसुंधरा जी सरकार की जब सरकार बनी, वसुंधरा जी के नेतृत्व की सरकार, जब पहली बार ऐसा हुआ कि ग्राम पंचायत स्तर पर सेकेंडरी स्कूल अनिवार्य हुई। 2013 में जब दोबारा से वसुंधरा जी की सरकार आई, तब पहली बार ऐसा हुआ कि ग्राम पंचायत स्तर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले। आप शिक्षा की बात हमसे कर रहे हैं, आप कहाँ गए थे? आपने तो ग्राम पंचायत स्तर पर सड़कें देने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक गाँव को, एक पंचायतों के सड़कों के माध्यम से जोड़ा है। आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? आप कह रहे अस्पताल, आपके समय में केवल 2 एम्स हुआ करते थे, कांग्रेस के द्वारा अब तक के 2 एम्स खोले गए और आज मोदी जी की सरकार के अंदर 23 एम्स खुल चुके हैं। आप ये रटे जो बातें आते हैं ना, लेके आते हैं नेहरू जी की काल की। ठीक है पंकज जी, आपने अपनी बात रखी है। राजकुमार जी, आप ही पर आ
रहा हूँ, आप ही पर मैं आ रहा हूँ। बता दीजिए कि यहाँ पे एम्स चल रहा है, उसमें मरीज इलाज करा रहे हैं। ये खोखली बातें करने से कुछ नहीं होता कि हमने 100 एयरपोर्ट बना दिए, 700 यूनिवर्सिटियां बना दिए, 50 कहाँ बने? आपके द्वारा घोषित किया हुआ एक एम्स जो देखिए, मुझे लगता है कि जो जनता है वो भली भांति आपके कनेक्शन को समझती है और जो दावे आप करते हैं वो उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं वोटिंग करती है, नतीजे भी वो मिलते हैं। राजकुमार जी, सवाल यह है कि कांग्रेस कितना इस बार आश्वस्त है, कितना भरोसा आप दिखाई दे रहा है कि कितनी सीटें इन 25 सीटों में से आपके पक्ष में जा रही हैं? 25 सीटों में राजस्थान में हमारे पक्ष में 11 से 13 सीटें आ रही है। 11 सीटें हम डेफिनेट जीते, जो 2 सीटों पे हमारी काफी ज्यादा मशक्कत है, वो किसी भी पक्ष में जा सकती है, लेकिन 11 सीटें हम इसी वे में इस बार राजस्थान की जनता हमें 11 सीटों पर जिता के भेज रही है। डबल डिजिट में हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, देखिए पंकज जी, 11 से 13 सीट अगर कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं तो 400 का जो दावा है, 400 पार बीजेपी का दावा आपका कह रहे हैं, एनडीए का दावा कर रहे हैं, वो मुश्किल में आ जाएगा अगर राजस्थान में इस तरह की नतीजे की अगर बात वो कह रहे हैं अगर आते हैं तो। गालिब साहब की 2 लाइनें हैं, दिल बहलाने के, खैर अच्छा है गालिब, तो इनको 4 जून तक खुशफहमी में रहने दीजिए कि भाई इनको 11 आ रही है। अंत में आखिर ये होना है कि शून्य मिलेगा इनको, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और वो भी बहुत बड़े अंतराल से जीतेगी। ये राजकुमार जी यहाँ बैठ के दावे तो 11 जीतेगी, आधा दर्जन से सीटें तो ऐसी थी जहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, आप 11 का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में स्थिति ये थी कि आधा दर्जन आपके और आपके जो तमाम बड़े नेता हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा, सचिन जी पायलट, अशोक जी गहलोत, वह स्वयं अपनी सीट पर लड़ने से इनकार कर गए और उसके बावजूद अगर आप 11 सीट पे कहते हैं तो अच्छा है, आपको 4 जून तक नींद अच्छी आएगी, 4 जून के बाद सच्चाई पता लग जाएगी। ठीक है पंकज जी, एक सवाल और कि अभी अशोक गहलोत ने वोटिंग की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि किस तरह की बातें पीएम मोदी कर रहे हैं, झूठ पीएम मोदी भाषणों में बोल रहे हैं, तमाम आरोप अशोक गहलोत लगाते भी नजर आए। उन पर भी मैं चाहूंगा एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा पंकज जी। देखिए, अशोक गहलोत जी स्वयं एक झूठे नेता है, उन्होंने कभी सच्चाई बोली नहीं। अभी परसों 2 दिन पहले ही उनके ओएसडी ने उनके सारे झूठ का कच्चा चिट्ठा खोला है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से अशोक गहलोत जी अपने कर्मचारियों के मार्फत या अपने स्टाफ के माध्यम से झूठ एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते, एक डर फैलाने की कोशिश करते थे। 2 दिन पहले ही उनके ओएसडी लोकेश शर्मा जी ने उनका सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 दिन पहले लोकेश शर्मा जी का जो बयान है वो आने के बाद में उनका बेटे के तो जमानत जब्त होने की स्थिति बन गई है जो जालौर के अंदर, अब तो वो अपनी जमानत बचा ले तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अशोक गहलोत जी के लिए। राजकुमार जी, क्विक रिएक्शन आपका। जी, लोकेश शर्मा जी द्वारा जो भी कहा गया है, मैं एक सीधा सिंपल सी बात कहता हूं, अगर अशोक गहलोत जी गलत थे तो इतनी बार सुनवाई पे लोकेश शर्मा जी को बुलाया था, वहां जब क्यों नहीं बोला? चुनाव के 2 दिन पहले बीजेपी द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को अगर वो मीडिया के सामने रखते हैं, जनता सब जानती है, आप किसी भी तरफ के खेला कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इतना साफ सुथरे और वो सही थे तो इतनी बार सुनवाई पे वहां लोकेश शर्मा जी क्यों नहीं बोले? तो ये सीधा है, बीजेपी द्वारा जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मूल मुद्दों से कैसे जनता का ध्यान हटाया जाए, कैसे हम इनको वापस धार्मिक भावनाओं में घुसाया जाए, कैसे हम इन्हें पुराने मुद्दे पे जो इनको हम झूठ बोल के सत्ता में आए तो उन पे लाया जाए, ये सारे तरीके उसी हिसाब से लोग कर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई। एक सवाल और महत्वपूर्ण मुझे लगता है चर्चा में शामिल करना चाहिए, जिस तरीके से राजकुमार जी सवाल आप ही से है कि लगातार कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो या छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल हो, अपने जहां से वो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो ईवीएम का विरोध करते आए थे और उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और उसको लेकर एक फॉर्मूला भी उन्होंने दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस तरह की तमाम बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज याचिका कर दी है और कहा कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे और किसी तरह का शंका के आधार पर इस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने भी अपने बयान में कहा कि बड़ा झटका कांग्रेस को है और इस तरह की बातों को लेकर जो कांग्रेस करती आई थी उनको एक तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसी बातें पीएम मोदी भी आज अपनी सभा में करते नजर आए। ऋषभ जी, इस देश की जितनी भी एजेंसी कैसे बीजेपी उनका दुरुपयोग करती है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति इनकी ही बात पे फैसला देगा। दूसरी बात रही ठीक है, समय कम है पंकज जी, कोई रिएक्शन आपका? आप ही के जितनी भी एजेंसियां हैं आप ही के लोग वहां बैठे हैं। कोटा के अंदर किसी भी नंबर पे बटन दबाओ 6 नंबर पे बोर्ड जा रहा था, मीडिया के अंदर आया ना, अगर मशीन में गड़बड़ी नहीं होती तो ये चीजें टेक्निकल चीजें जो गड़बड़ होती है, ठीक है पंकज जी, समय कम है। पंकज जी, इनका कब्जा है, उनका दुरुपयोग करके ये कुछ भी कर सकते हैं, इसका कोई नहीं है। बिल्कुल ऋषभ जी, पहली बात तो ये आपके आज की डिबेट का मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए। आज इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में इतनी बड़ी बात कही है कि बीजेपी के द्वारा नियुक्त वो बीजेपी के पक्ष में निर्णय देते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा
भारत के लोकतंत्र के प्रति अविश्वास और पराकाष्ठा नहीं होती भारतीय लोकतंत्र का हनन करने की, कि आप सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं। ये शायद कांग्रेस की संस्कृति रही है कि इनके परिवार के पोषण के अलावा अगर कोई भी संस्था है, जाति है, तो वो इनको लगता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल पंकज जी, मुझे लगता है बहुत चर्चा इस पर हो सकती है और तमाम मुद्दे भी हैं, लगातार आप इसको लेकर जमीन पर दिखाई भी दिए हैं। आपको भी शुभकामनाएं पंकज जी, आगामी जो भी परिणाम होंगे, और राजकुमार जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी परिणाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजस्थान में लगातार दूसरे फेज में वोटिंग जारी है और 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। राजस्थान में इन 2 चरणों में चुनाव होना था जो आज संपन्न हो जाएंगे, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा इन 25 सीटों पर जो बीजेपी का दावा है, कितना बीजेपी यहां पर जमीन पर नजर आएगी, और कांग्रेस जो दावा कर रही है 11 से 13 सीटों को लेकर, उसका क्या दावा जमीन पर नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए और चुनाव को लेकर लगातार स्वदेश न्यूज पर कवरेज जारी है। सबसे पहले देश स्वदेश न्यूज।